डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में अपने परीक्षा की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। आज का हमारा विषय है 12वीं का राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के विश्व राजनीति के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर को हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, 1991 में नई विश्व व्यवस्था कैसे हुई? आइए उत्तर को समझते हैं। 1991 में रूस के अचानक विघटन के बाद शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया तथा अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से ही इसके लिए प्रयासरत था, लेकिन उसे अंततः सफलता सोवियत संघ के विघटन के बाद मिली। इसके साथ ही कुछ देश अमेरिका के प्रभाव को रोकने के लिए भी आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। एक प्रभुत्वशाली विश्व व्यवस्था को स्पष्ट करें या अमेरिकी वर्चस्व का क्या अर्थ है? आइए इसको समझते हैं। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोर। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। आज अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका खर्च करता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। अगला प्रश्न है, आसियान क्या है? आइए समझते हैं। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके सदस्य देश हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनाई, वियतनाम, आलोस, कंबोडिया एवं म्यांमार। इसके गठन का उद्देश्य था सभी देशों के आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आसियान के मुख्य उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। समझते हैं इसको। आसियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना एवं उनके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। दूसरा है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे की सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान करना। तीसरा है, इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना तथा सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंध को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क क्या है? सार्क दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल व मालदीव इसके संस्थापक देश हैं। 2 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया है। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। प्रतिवर्ष इसके सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन होता है। अब तक इसके 16 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सार्क की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण करने की कामना तथा उनके जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्त करना तथा इस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के लिए प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करना। तीसरा है, दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करना तथा उसको बढ़ावा देना। चौथा है, एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास, सूझबूझ तथा अभिमूल्यन की दृष्टि से देखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना का क्या महत्व है? आइए इसको समझते हैं। सार्क अथवा दक्षेस एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन है जिनका गठन दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव 7 देश सम्मिलित हैं। अब तक इसके 11 सम्मेलन हो चुके हैं। अब तक इसके 16 सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। सार्क की स्थापना का महत्व निम्नलिखित है। सार्क संगठन ने दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण तथा उनके आजीविका स्तर को सुधारने के महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस संगठन के द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिला। सार्क के संगठन सभी 7 देशों की आपसी समस्याओं को पारस्परिक विश्वास तथा सूझबूझ से सुलझाने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए इसको फिर से समझते हैं। सार्क अथवा दक्षेस एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन है जिनका गठन दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव 7 देश सम्मिलित हैं। अब तक इसके 16 सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। सार्क की स्थापना का महत्व निम्नलिखित है। सार्क संगठन ने दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण तथा उनके आजीविका स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके द्वारा इस क्षेत्र में और अधिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस संगठन के द्वारा दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिला। सार्क के संगठन सभी 7 देशों की आपसी समस्याओं को पारस्परिक विश्वास तथा सूझबूझ से सुलझाने का अवसर प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? आइए इसको समझते हैं। पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण की कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। पहला, यहां सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी वर्ग का सामाजिक दबदबा है। इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों की गिराकर सैनिक शासन स्थापित हुआ। दूसरा है, पाकिस्तान का भारत से तनाव होने के कारण सेना समर्थक समूह अधिक मजबूत है। तीसरा है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चलाने के लिए विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। और चौथा है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने स्वार्थवश पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति से आप क्या समझते हैं? चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति की 2 विशेषताएं बताएं। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। 19वीं सदी 1978 के अंत में चीन ने सभी देशों को समान रूप से अपने यहां व्यापार करने की अनुमति दे दी, जिसे खुले द्वार की नीति के नाम से जाना जाता है। देंग श्याओपिंग ने इस नीति को चलाया। इसके कारण चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। इस प्रकार चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति की 2 विशेषताएं हैं। पूंजीवादी मार्ग की ओर अग्रसर, देश की अर्थव्यवस्था पर से राज्य के प्रभुत्व की कमी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व में शांति एवं सामूहिक सुरक्षा कायम करने के लिए की गई है। इसके मुख्य अंग इस प्रकार हैं: सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। 11वां प्रश्न है, वीटो शक्ति क्या है और यह किसे प्राप्त है? आइए इसको समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसे विशेषाधिकार या वीटो शक्ति कहते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं। वे हैं अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम एवं फ्रांस। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है।
इसका अर्थ है कि 5 अस्थायी सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य द्वारा प्रयुक्त नकारात्मक वोट मत किसी निर्णय को लिए जाने से रोक सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संगठन की विवेचना कीजिए। आइए इसको समझते हैं। महासभा संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च अंग है और एक प्रकार से विश्व की संसद के समान है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इनमें 5 प्रतिनिधि भेजता है, परंतु उसका मत एक ही होता है। प्रायः वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन भी होता है। इसकी स्थापना के समय इसके सदस्यों की कुल संख्या 51 थी, जो बाद में बढ़ते बढ़ते अब 185 के लगभग है। 1992 के आरंभ में सोवियत संघ के समाप्त होने से उसके पूर्व स्वायत्त गणराज्य अब स्वतंत्र होकर इसके सदस्य बन गए हैं। 13वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संघ के बारे में आप क्या जानते हैं? आइए इसको समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संघ WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य विश्व के सभी देशों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका मुख्य कार्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, इसने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नई नई औषधियों की खोज की है। दूसरा है, इसने नशीली वस्तुओं के प्रयोग की रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए हैं। तीसरा, इसने विश्व में हैजे को खत्म किया है। चौथा है, इसने संसार के देशों की BC पेनिसिलिन के टीके भिजवाए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के कार्यों पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर समझते हैं। महासचिव के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, महासचिव सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद आदि की बैठकों को आमंत्रित करता है। दूसरा है, संघ के विभिन्न अंगों के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। तीसरा है, यदि विश्व में कहीं भी शांति को खतरा पैदा होता है तो उसकी सूचना सुरक्षा परिषद को देता है। सचिवालय के सारे कार्यों की रिपोर्ट महासभा को देता है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सर्वेक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों का आयोजन आदि। आगे बढ़ते हैं। 15वां और अंतिम प्रश्न है, भारत किस आधार पर सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का दावा करता है? आइए उत्तर को समझते हैं। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दूसरा, चीन के बाद भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। तीसरा, भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है। चौथा, भारत का इतिहास प्राचीन सांस्कृतिक और महान संतों, समाज सुधारकों ने सदैव विश्व कुटुंब, अहिंसा, शांति, भाईचारा, पारस्परिक सहयोग का समर्थन किया है। पांचवा है, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, उद्देश्यों, कार्यक्रमों में पूरा विश्वास है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारियों, प्राकृतिक विपत्तियों के समय पर पूरा सहयोग दिया है। छठा है, भारत ने सदैव ही शीत युद्ध और सैन्य गुटबंदी युद्ध के लिए अणुपरमाणु अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग का विरोध किया है। इसी के साथ आज का सेट समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।